स्वागत है साथियों। हिंदी साहित्य की जो यूपी हायर का सिलेबस है उसके अंतर्गत हम सभी काव्यखंड को समाप्त करने के पश्चात गद्य खंड में प्रवेश कर चुके हैं और गद्य खंड में महत्वपूर्ण कहानियों पर हमारा पहला टारगेट है कि जो कहानियां हैं वो हम कंप्लीट कर पाएँ। इस क्रम में आपने जितनी कहानियों के जो सारांश हैं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उनके अध्ययन के पश्चात अब आप देख रहे होंगे कि आज की इस क्लास में हम जहाँ लक्ष्मी कैद है और मलबे का मालिक, इनके विषय पे सारांश जो इनका संक्षिप्त है, परीक्षाओं की दृष्टि से जो उपयोगी है, वो पॉइंट्स हम देखेंगे जिससे कथावस्तु आपके मस्तिष्क में व्याप्त रहे। तो ध्यान देते हैं कि सबसे पहले जहाँ लक्ष्मी कैद है किसकी कहानी है, यही बात आपको ध्यान रखना है। राजेंद्र यादव की कहानी है। राजेंद्र यादव की कहानी जहाँ लक्ष्मी कैद है नई कहानी आंदोलन की प्रतिनिधि रचना है, जिसमें मध्यम वर्गीय मानसिकता, धन लिप्सा और स्त्री की आर्थिक पराधीनता का यथार्थ चित्रण दिखाई पड़ता है। तो ये आपको इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि किस प्रकार की कहानी है, क्या क्या पॉइंट्स हैं इनमें। तो जहाँ लक्ष्मी कैद है इसके विषय में ये महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा हम देखते हैं जहाँ लक्ष्मी कैद है ये एक कहानी संग्रह के रूप में भी जब प्रकाशित हुआ राजेंद्र यादव का, तो वर्ष था 1957। तो वर्ष भी ध्यान रखना है आपको। और इसमें मध्यम वर्गीय जीवन के टूटते जुड़ते रिश्तों की कहानियाँ दिखाई पड़ती हैं। यानी जो राजेंद्र यादव की कहानियाँ हैं उनमें मध्यम वर्गीय जीवन के बनते बिगड़ते टूटते जुड़ते रिश्तों की पूरी कहानियाँ दिखाई पड़ती हैं। बच्चन सिंह राजेंद्र यादव की इस कहानी के विषय में, यानी जहाँ लक्ष्मी कैद है, इस कहानी के विषय में लिखते हैं, और ऐसी तमाम कहानियाँ राजेंद्र यादव की हैं जिनके विषय में लिखते हैं कि वैयक्तिकता और सामाजिकता की द्वंद्व की घनीभूतता का अभाव है। यानी वैयक्तिक और सामाजिक होने का जो एक द्वंद्व है उसमें कोई घनीभूतता, गहराई नहीं है, और इस तरह का द्वंद्व आरोपित ही दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि जानबूझ करके सप्रयास बनाया जा रहा हो। इस वजह से कह रहे हैं कि ये कहानी, जैसे जहाँ लक्ष्मी कैद है, ये कहानी कन्फ्यूज्ड कहानी है। तो ध्यान रखेंगे कि अगर बच्चन सिंह के माध्यम से या उनके पुस्तक के आधार पर यह प्रश्न बन जाए कि जहाँ लक्ष्मी कैद है को, इस कहानी को कन्फ्यूज्ड कहानी किसने कहा है, तो आपको ध्यान रखेंगे बच्चन जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स के विषय में देखते हैं कि कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार से आरंभ होती है जहां आर्थिक असुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा की चिंता प्रमुख है। अब ये आर्थिक असुरक्षा कैसी है इसे हम देखेंगे। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं आपको ध्यान रखना है, लक्ष्मी जो केंद्रीय पात्र है। पूरी कहानी में उसका कोई वक्तव्य नहीं है, कोई उसकी जो हस्तक्षेप वाली भूमिका नहीं है, केवल उसकी एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी के माध्यम से उसकी उपस्थिति को कहानी में दिखाया गया, इसलिए ये केंद्रीय पात्र है। और इसके साथ केंद्रीय पात्र है एक गोविंद नाम का लड़का। तो लक्ष्मी जो है वो लाला रूपाराम की बेटी है। गोविंद लाला रूपाराम के गांव का एक लड़का है जो शहर आया है पढ़ने, और लाला रूपाराम इसमें जो लक्ष्मी के पिता हैं, इनकी धन लिप्सा, इनकी जो कंजूसी है, मुनाफाखोरी है, इन सारी प्रवृत्तियों को केंद्र में रख करके लक्ष्मी के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का एक कहानी के रूप में कथा पिरोई गई है। ठीक है, इसमें जो एक रामस्वरूप नाम का एक बच्चा है वो लक्ष्मी का भाई है, यानी लाला रूपाराम का सबसे छोटा बेटा है। उम्र इसकी जो बताई गई है कहानी में 9-10 साल का है। तो ये ऐसे पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इन तीनों के चारों के अलावा चौकीदार दिलावर सिंह जो कि आर्मी में रहते हैं, कांस्टेबल के रूप में रहते हैं, बाद में वो चौकीदारी करते हैं इनके यहाँ, और मिस्त्री सलीम। चौकीदार दिलावर सिंह और मिस्त्री सलीम अपनी बातचीत के माध्यम से गोविंद को लक्ष्मी के विषय में कई सारी बातें बताते हैं जो कि अनदेखी अनजानी है बातें हैं, जो लाला रूपाराम ने उसके जीवन को जिस तरह से नारकीय बना रखा है, अपनी बेटी के जीवन को, उसका वर्णन चौकीदार दिलावर सिंह और मिस्त्री सलीम करते हैं। ठीक है, इसी कहानी में लक्ष्मी की उम्र की बात भी 2 जगह चर्चा में आई है कि उसकी उम्र लगभग क्या होगी। जब गोविंद जानना चाहता है चौकीदार से कि उसकी उम्र क्या होगी लक्ष्मी की, तो वो जो है जिक्र आता है 25 से 26 वर्ष, कि 25-26 से क्या ही कम होगी। तो इस तरह की बातें इस कहानी में उसकी आती हैं। कहानी का पात्र गोविंद एक पत्रिका निकाल कर, यानी एक जो रामस्वरूप बच्चा है जो लक्ष्मी का भाई है,
लक्ष्मी उसके माध्यम से गोविंद से कुछ पत्रिकाएं मंगाती है पढ़ने के लिए। जो अकेलेपन, जो पीड़ा में है, वो उसे एक रास्ता दिखता है कि ये गोविंद आया है, और उसके माध्यम से वो कहानियाँ पढ़ती है, उसकी किताबें देखती है, तो अपना मन बहलाती है। तो वो रामस्वरूप को भेजती है। रामस्वरूप, वो बच्चा 9-10 साल का बच्चा, वो जाता है और गोविंद से एक पत्रिका मांगता है। लक्ष्मी उसे पढ़ती है और कुछ लाइनों को अंडरलाइन कर देती है जिसमें उसके जीवन की पीड़ा प्रकट है। तो ऐसी गहरी पीड़ा है उस पत्रिका की उन पंक्तियों को बार बार रिवाइज करके, हाईलाइट करके अंडरलाइन की हुई है। तो उसको उसके 47वें पन्ने को 20वीं बार खोल करके गोविंद पढ़ता है। यानी एक बार में उसके मन की शंका, उसके मन की दुविधा और वो जो एक उद्वेग है वो शांत नहीं होता। वो उस पत्रिका के 47वें पृष्ठ को 20वीं बार खोलकर पढ़ता है और जगह जगह नीली स्याही से कुछ अक्षरों के नीचे जो नीली लाइन खींची गई थी उसे पढ़ता है। और उसे लगता है कि यह अक्षरों की पंक्ति एक ऐसी खिड़की की जाली है जिसके पीछे बिखरे बालों वाली एक निरीह लड़की का चेहरा झांक रहा है, जो अपनी बातें खुद न कह पा रही है और पत्रिकाओं की जो उसमें पंक्तियां हैं उन्हें अंडरलाइन करके वो बता देना चाहती है गोविंद को कि उसका जीवन कैसा नारकीय हो चुका है। उसका पिता लाला रूपाराम उसे किस तरह घर में कैद करके रखा है, उसका विवाह नहीं करता, उसके स्कूल आने जाने पे पाबंदी हो गई है, और इन सब के पीछे कारण क्या है वो हम यहाँ पे आगे देखेंगे। लाला रूपाराम, जो लक्ष्मी का पिता है, अत्यंत कंजूस, स्वार्थी और धनलोलुप प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसकी बेटी लक्ष्मी विवाह योग्य आयु को पार कर रही है, लेकिन वो उसे कैद करके रखा हुआ है घर में। पिता लक्ष्मी के विवाह को जानबूझकर टालते हैं। कारण अब क्या है, कहानी में जो बताया गया है वो एक जैसे मिथकीय घटनाएं होती हैं उस रूप में। इसलिए बच्चन जी ने कहा कि कहानियां लिखने से बेहतर होता कि राजेंद्र यादव उपन्यास लिख रहे होते, क्योंकि इनकी कहानियां कन्फ्यूज्ड हैं। तो कहानियों में आया कि लाला रूपाराम का एक बड़ा भाई था रोचू राम, उसकी एक बेटी, यानी पहले जो रोचू राम थे वो पहले बहुत ही बुरे हालत में थे। पिता की मृत्यु के बाद लाला रूपाराम और रोचू राम, ये दोनों, इन लोगों को हजार हजार रुपए ही मिले और इनकी कोई संपत्ति नहीं थी, जीवन यापन बहुत मुश्किल था। इसी दौरान रोचू राम के घर में गौरी नाम की एक बच्ची जन्म लेती है, जिसके बाद रोचू राम की किस्मत बदल जाती है और वो अमीर से अमीर होता चला जाता है। कई कंपनियां, कई सारी मिल स्थापित करता रहता है। लेकिन गांव में कुछ उसके विषय में, उसके चरित्र के विषय में, किसी लड़के से उसके प्रेम के संबंध में इस तरह की बातें होने लगती हैं, तो जिससे तंग आकर के वो उसकी शादी कर देता है। और गौरी के जाने के बाद ही उसका सब कुछ डूब जाता है, कंपनी डूब जाती है और अंततः एक दिन उसकी लाश, यानी पिता की लाश जो है रोचू राम की, एक तालाब में फूली हुई लाश कई दिनों से सड़ी पड़ी मिलती है। तो ये दुर्दशा हो जाती है। इसी घटना को ध्यान में रखते हुए लाला रूपाराम के यहाँ भी जब एक कन्या पैदा होती है लक्ष्मी, तो लाला रूपाराम की भी किस्मत बदल जाती है। उनके यहाँ भी धन संपत्ति की पूरी तरह से बौछार होने लगती है, बिजनेस में मुनाफा होने लगता है। कई सारी मिलें, फ्लोर, जो आटे की मिल, चक्की मिल स्थापित करते हैं और अलग अलग कंपनियाँ, उनकी गाड़ियाँ कई तरह की चलती हैं। खूब व्यवसाय आगे बढ़ता है और ये मिथक लाला रूपाराम के मस्तिष्क में आ जाता है कि लक्ष्मी की वजह से ही ये सारी दौलत और संपत्ति है, और अगर लक्ष्मी विवाह करके चली गई तो मेरी सारी संपत्ति, मेरी सारी दौलत नष्ट हो जाएगी। इस वजह से जिस दिन से ये घटना हुई उनके बड़े भाई के साथ, उस दिन से लक्ष्मी का पढ़ना लिखना स्कूल से बंद करके उसे घर में ला करके लाला रूपाराम ने कैद कर दिया। कहीं आना जाना बंद हो गया, पढ़ना लिखना बंद हो गया, किसी से मिलना जुलना बंद हो गया, और वो पागलों जैसी एक कमरे में बंद, खिड़की की जाली से फड़फड़ाते पंखों वाली चिड़िया की तरह सिर पटकती हुई उसे दौरे आने लगे। धीरे धीरे वो बीमार रहने लगी, रात रात को चिल्लाती। बहुत सारे इसमें दृश्य आपको भयावह दिखेंगे कि एक मानसिक विक्षिप्त की अवस्था में लक्ष्मी पहुंच जाती है। अब आगे देखते हैं कि कारण है कि लाला रूपाराम अपनी बेटी लक्ष्मी के जन्म को देवताओं का आशीर्वाद मानता था। लक्ष्मी के पैदा होने के बाद वह निरंतर उन्नति प्राप्त करता गया। उसने लक्ष्मी फ्लोर मिल भी चला रखा था। उसके बाद से लाला रूपाराम को यह पक्का विश्वास हो गया कि लक्ष्मी की वजह से ही उसका भाग्य चमक उठा है। इसलिए वह उसके विवाह और उसकी विदाई में अपना सर्वनाश देखता था। इसलिए उसके विवाह की बात से भी वह घबरा जाता था। तो ये धन लिप्सा के कारण बेटी का जीवन नारकी करने वाला एक व्यक्ति, धनलोलुप, इस तरह का लाला रूपाराम था। लक्ष्मी घर की चारदीवारी में सीमित जीवन जी रही थी। उसका बाहर आना जाना नियंत्रित है। बाद में उसे दौरे पड़ने लगते हैं और वह मानसिक रूप से बीमार हो जाती है। कहानी में चौकीदार दिलावर सिंह गोविंद से, जो गांव से आया हुआ एक लड़का है जो लाला रूपाराम के यहाँ रहता है, उससे कहता है कि कभी कभी सबको गाली देती है
और मार भी बैठती है। फिर तो मालूम नहीं क्या हुआ कि घंटों रात रात भर पड़ी जोर जोर से रोती रहती है। फिर धीरे धीरे उसे दौरा पड़ने लगता है। यानी धीरे धीरे जैसे वो बंधक के रूप में अपने अपने ही घर में रहने लगी, उसका आना जाना सब कुछ नियंत्रित हो गया, सब कुछ बंधन में है। उसके बाद वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाती है और विक्षिप्तता अवस्था में धीरे धीरे उसके हाथ पैर पटकने, सिर पटकने और चीखने चिल्लाने की ये घटनाएं रिपीट होने लगी और ये दौरे के रूप में उसे आने लगा। पिता के लिए बेटी क्या है, एक निवेश की तरह है जिससे अधिक लाभ की आशा है। वह जानता है कि वो चली जाएगी तो एक मिथक उसके मस्तिष्क में व्याप्त है कि उसके जाने से उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इसलिए वो बेटी का विवाह होने ही नहीं चाहता कि उसका विवाह हो। घर का वातावरण धीरे धीरे तनावपूर्ण और बोझिल हो जाता है। लाला रूपाराम के 2 और बेटे रहते हैं जो बाहर चले जाते हैं और वो कभी कभार आते हैं, वो घर में नहीं रहते। उसका कारण मान लिया जाता है कि लक्ष्मी की वजह से, वो चंडी की तरह जो इतना रौद्र रूप लेती है, वो चीखती चिल्लाती है, तो सारे लोग छोड़ के चले गए हैं। लेकिन एक जो तीसरा बेटा छोटा है 9-10 साल का रामस्वरूप, वही वहाँ पे रहता है और वही कभी कभार जाता है लक्ष्मी के पास। लक्ष्मी की उम्र बढ़ने के साथ समाज में कानाफूसी और ताने भी बढ़ने लगते हैं, लेकिन लक्ष्मी भीतर ही भीतर घुटती रहती है। उसका मानसिक अकेलापन गहराता जाता है। कहानी में संकेत मिलता है कि पिता लक्ष्मी को घर में इसलिए रोके हुए है कि वह कमाऊ साधन बनी रहे, उसके धन को टिकाए रखने का एक साधन बनी रह सके। लक्ष्मी स्वयं को कैद अनुभव करती है और मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाती है, उसे दौरे पड़ने लगते हैं। जैसे वह कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक संपत्ति के रूप में है, उसे ऐसा महसूस होने लगता है और ऐसी उसकी अवस्था हो ही जाती है। चौकीदार जो दिलावर सिंह है और मिस्त्री सलीम, इन दोनों की बातचीत में आप देखेंगे तो दिलावर सिंह कभी कभी रुआंसे हो जाते हैं लक्ष्मी की दशा देख करके कि कोई पिता इतना क्रूर और कठोर कैसे हो सकता है कि वह अपने धन संपत्ति और कंजूसी और स्वार्थ लिप्सा में अपने ही संतान का जीवन बर्बाद कर दे। तो लक्ष्मी का नाम यहाँ प्रतीकात्मक अर्थ में है। जिस घर में धन लक्ष्मी को सर्वोपरि माना जाता है, वहीं बेटी लक्ष्मी बंधक है। पिता की धनलोलुप मानसिकता पारिवारिक संवेदनाओं को कुचल देती है। तो ये बातें आपको इस कहानी में दिखाई पड़ेंगी, जो कि गोविंद एक बाहर से आया हुआ, गांव से आया हुआ एक बच्चा जो शहर में रह रहा है लाला रूपाराम के यहाँ, उनकी देखभाल भी, उनके अकाउंट के काम भी देखता है। लेकिन लक्ष्मी की वो तड़प भरी बातें, उसकी चीख, उसकी जो दशा है, उसके बारे में जान के वो एकदम बेचैन हो जाता है। अंततः कोई विकल्प न देखता हुआ कहानी बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त होती है कि क्या मैं कोई अंतिम व्यक्ति हूँ या पहला व्यक्ति हूँ जिसे लक्ष्मी की इस दशा के बारे में ज्ञात हो रहा है, लेकिन वह कुछ कर नहीं रहा है। ऐसी तमाम लक्ष्मियाँ हैं जो अलग अलग कारणों से समाज में पूरी तरह से कुचली हुई, बंधक बनी हुई जीवन व्यतीत कर रही हैं। तो ये कहानियाँ आधुनिकता बोध की कहानियाँ हैं। ये बच्चन जी की पुस्तक में, रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक में भी ये लिखा हुआ है कि आधुनिकता बोध लक्षित होता है इन कहानियों में। जैसे मोहन राकेश की कहानियों में दिखाई पड़ता है, वैसे राजेंद्र यादव, इन सभी की कहानियों में आधुनिकता बोध की, ये मध्यम वर्गीय जीवन की दुर्दशा को दिखाया जाता है। तो आप देख रहे थे, ये पूरे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है जिससे कहानी आपके मस्तिष्क में रहे और परीक्षाओं में आप समझ पाएँ कि जहाँ लक्ष्मी कैद है, कविता कहानी में मूलतः क्या समस्या है, किन किन बिंदुओं को उठाया गया है। अब दूसरी जो कहानी है उसके विषय में हम पढ़ेंगे, वो कहानी है मलबे का मालिक। ठीक है, उसके विषय में अभी हम देखेंगे।